गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बाका उन्नयन में आपका स्वागत है। मैं शत्रुपा दास, यूएचएस कोलासर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और आज हमारे टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो मैग्नेटिक फोर्स, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड नहीं होता, एक्सर्ट नहीं होता, तो उस पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि रेस्ट पे है वो तो रेस्ट पे ही रहेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन में रहे तब मैग्नेटिक फोर्स उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, जो कि हम जानते हैं वो लोरेंज फोर्स है। तो इसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी मोशन को चेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मोमेंटम को चेंज करते हैं, लेकिन कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। अब क्या होता है ये एनर्जी ट्रांसफर? दो सिस्टम में या दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर देखें तो एनर्जी ट्रांसफर मतलब दोनों के बीच में कुछ इंटरेक्शन होगा और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी जाते हैं। तो एनर्जी एक सिस्टम का घटता है तो दूसरे का इंक्रीज होता है। यहाँ पर दोनों सिस्टम क्या है, एक है फील्ड और दूसरा क्या है, चार्ज्ड पार्टिकल। तो फील्ड और चार्ज पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन मतलब क्या होगा, वर्क डन। तो वर्क डन अगर होगा बाय द फोर्स तो क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल है इसमें एनर्जी ट्रांसफर होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं करता। वो कैसे, वो देखते हैं। अच्छा, मैकेनिक्स में हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 में कि अगर फोर्स का कंपोनेंट पार्टिकल की मोशन जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो वो फोर्स पार्टिकल पर एक वर्क डन करते हैं। तो ये एक फोर्स है जहां पर एक पार्टिकल है जो कि u वेलोसिटी से कुछ इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो इस डायरेक्शन में इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जिसको हम लोग कह रहे हैं ए पैरेलल, जो कि u के साथ पैरेलल है। और u के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी एफ का एक कंपोनेंट होगा जो कि एफ परपेंडिकुलर कहते हैं। तो दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ का कंपोनेंट ले लिए, मतलब एफ और अलग से एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही है एफ। तो इन दोनों के लिए इस पार्टिकल पर वर्क डन को देखते हैं। तो पहले वर्क डन देखते हैं एफ परपेंडिकुलर के लिए। और सपोज ये जो पोजीशन है ये 1 नंबर पोजीशन है और टी टाइम बाद कुछ इस पोजीशन में 2 नंबर पोजीशन में पार्टिकल पहुंचते हैं और इसमें जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है वो एस है, जो कि टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ओके, तो ए परपेंडिकुलर के लिए अगर वर्क डन देखेंगे इसको लिख रहे हैं W परपेंडिकुलर। वो क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, F डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा है F और S के बीच में एंगल। तो यहाँ F और S डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये वर्क डन कितना होगा, A परपेंडिकुलर इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू कॉस 90 डिग्री, यानी कि 0, cos 90 की वैल्यू 0। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कोई भी वर्क डन नहीं करता है इस पार्टिकल पर, बट ये जो पैरेलल कंपोनेंट है इसके लिए अगर वर्क डन देखे W पैरेलल तो वो क्या होगा, A पैरेलल इंटू डिस्प्लेसमेंट S इंटू कॉस थीटा। U और एफ के बीच में, S और एफ के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और एफ पैरेलल के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है। तो ये 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू होता है 1, यानी कि एफ पैरेलल इंटू एस। तो पैरेलल कंपोनेंट, फोर्स का कंपोनेंट मोशन के डायरेक्शन में ये जो है कुछ वर्क कर रहा है पार्टिकल पर। यही वर्क पार्टिकल की एनर्जी इंक्रीज करेगा,
पार्टिकल की एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रहा है इसको अगर देखिए इस डायरेक्शन में एक फोर्स है जो है एफ पैरेलल, यानी कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल का एक एक्सेलरेशन है जो होगा a इज इक्वल टू फोर्स, इसका अगर मैग्नीट्यूड देखें a इज इक्वल टू ए पैरेलल अपॉन m, m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यानी कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो इनिशियल पोजीशन में इसका जो काइनेटिक एनर्जी था E1 वो क्या था, हाफ m u स्क्वायर, u है इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनली जब 2 नंबर पोजीशन में पहुंचा तब इसका वेलोसिटी अगर v होता है तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी, क्योंकि वो t टाइम के बाद 2 नंबर पोजीशन में पहुंचा है। तो E2 क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, यानी कि हाफ m v के जगह लिख सकते हैं u प्लस ए टी का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली E1 जहाँ पर सिर्फ m u स्क्वायर है और E2 जहाँ पर m u प्लस ए टी का होल स्क्वायर है, तो E2 E1 से लार्जर है, यानी कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। E2 माइनस E1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये एनर्जी इसके अंदर आ कहाँ से रहा है, एनर्जी कंजर्व होते हैं, एनर्जी को ना प्रोड्यूस किया जाता है ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफर हो सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फोर्स की जो फील्ड है इस फील्ड में कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, वही स्टोर्ड एनर्जी ए पैरेलल के जरिए जब वर्क डन हो रहा है पार्टिकल पर, तो ये पार्टिकल की एनर्जी जो है इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो W पैरेलल है, W पैरेलल यही है, ये चेंज कर रहा है इसकी एनर्जी को। तो ऐसे होता है फील्ड और पार्टिकल के बीच में एनर्जी ट्रांसफर। फील्ड का जो फोर्स है वो अगर मोशन के डायरेक्शन में उसका कोई कंपोनेंट है तो वो पैरेलल कंपोनेंट पार्टिकल पर कुछ वर्क करते हैं, वही वर्क इसके अंदर एनर्जी ट्रांसफर कराते हैं, जिसकी वजह से इसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होता है पार्टिकल में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को अगर रखा जाए तो कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है, बट मोमेंटम ट्रांसफर होता है। वो कैसे हो रहा है वो आगे चल के देखेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए देखते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन चेंज बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, दोनों ही चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखिए ये है इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर प्लस Q एक चार्ज है जो कि U वेलोसिटीज में कुछ इस डायरेक्शन में मोशन में है। तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो फोर्स अप्लाइड होगा वो क्या होगा, QE वेक्टर, FE इज इक्वल टू QE वेक्टर। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा U के डायरेक्शन में, एक कंपोनेंट होगा U के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, दोनों का रिजल्टेंट होगा ये FE। तो इसको बोल रहे हैं F पैरेलल, ठीक जैसे था मैकेनिक्स में जो फोर्स था वैसे इसके पहले देखें, और इसको बोल रहे हैं F परपेंडिकुलर। तो जैसे हम लोग पहले देखें, F परपेंडिकुलर की वजह से वर्क डन हो रहा है 0, F पैरेलल की वजह से एक वर्क डन है दैट इज F पैरेलल इनटू S, और वही इसकी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। इस डायरेक्शन में इसका एक एक्सेलरेशन रहेगा जो कि होगा F पैरेलल बटे M। इसी एक्सेलरेशन की वजह से इसका इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीज होकर U से V होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इसका एक कंपोनेंट हो सकता है मोशन की डायरेक्शन में जो
इस पर वर्क करते हैं चार्ज पार्टिकल पर, और चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इंक्रीज करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी ट्रांसफर होता है फील्ड से पार्टिकल में। अब मोमेंटम कैसे ट्रांसफर होता है? एक नंबर पोजीशन ये था, सपोज यहाँ पर पहुंचते हैं, ये 2 नंबर पोजीशन है, और 1 और 2 नंबर के बीच में डिस्प्लेसमेंट है, ये 1 से 2 है s, और ये t टाइम में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर 1 नंबर पोजीशन में इसका मोमेंटम क्या था? मोमेंटम वेक्टर था t1 इज इक्वल टू m u वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी इसका u है, और 2 नंबर पोजीशन में जब वो पहुंचा तब उसका मोमेंटम वेक्टर p2 चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा? m v वेक्टर, जहां पर v क्या है? 2 में, तो इसका फाइनल वेलोसिटी यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u प्लस at, तो ये v से ग्रेटर है क्योंकि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन पे काम कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी चेंज होना मतलब मोमेंटम चेंज होना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मोमेंटम को भी चेंज करते हैं, एनर्जी भी ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अगर देखेंगे कि एक प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ प्रोपगेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब इस प्लस क्यू चार्ज में r डिस्टेंस में एक माइनस क्यू छोटा सा एक टेस्ट चार्ज है, तो ये बड़ा सा प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फील्ड खुद काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, और चार्ज टेस्ट चार्ज जो है माइनस क्यू को अपने ओर खींच रहा है। तो ये वर्क डन होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्टोर्ड एनर्जी है वो डिक्रीज होगा, और इसका जो एनर्जी है वो इंक्रीज होगा। तो यहाँ से जब वो इस पोजीशन में यहाँ तक आएगा तो इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी है इस पोजीशन में, सपोज वो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो u इज इक्वल टू 0, इस पोजीशन में आएगा, आने के लिए उसको वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ पर वेलोसिटी है v, तो उसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। जब वो इस पोजीशन में आकर फिर से रेस्ट में आ जाता है, ये सपोज 1 नंबर पोजीशन है और ये 2 नंबर पोजीशन है, तो 2 नंबर में आकर जब वो रेस्ट में आ जाता है, काइनेटिक एनर्जी फिर से 0, बट ये पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि माइनस क्यू के अंदर ही स्टोर्ड रहता है। यानी कि ये जो प्लस क्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वर्क कर रहा है माइनस क्यू चार्ज पर, तो फील्ड वर्क कर रहा है चार्ज पार्टिकल पर, और इसका एज ए रिजल्ट इस जो चार्ज पार्टिकल है इसका टोटल एनर्जी जो है, इसका एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो यही है फील्ड के और चार्ज पार्टिकल के बीच में एनर्जी ट्रांसफर। ओके, नाउ मैग्नेटिक फोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं पार्टिकल की। मैग्नेटिक फील्ड कैन चेंज द मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं, बट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं वो एनर्जी ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ये सपोज मैग्नेटिक फील्ड बी है, ओके, और यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू, जो कुछ इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी में है। ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से जो फोर्स एक्सर्टेड होगा वो क्या होगा? Fm, लोरेंज फोर्स। लोरेंज फोर्स क्या होता है? Q V क्रॉस B। तो Q V क्रॉस B यानी कि V और B से जो प्लेन बनेगा, V और B से जो प्लेन बनेगा, इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और V क्रॉस B रोटेशन स्टार्ट होगा V से B के तरफ, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी कि इस प्लेन के साथ परपेंडिकुलर, और प्लेन के सामने कुछ इस डायरेक्शन बनेगा मैग्नेटिक फोर्स या लोरेंज फोर्स Fm। तो ये Fm वेक्टर V और B के क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी कि Fm
ये बी के साथ भी परपेंडिकुलर है, एफएम ये भी वेलोसिटी के साथ भी परपेंडिकुलर है। तो एफएम के साथ भी का एंगल हमेशा रहेगा 90 डिग्री। एफएम का कोई कंपोनेंट पॉसिबल ही नहीं है भी के डायरेक्शन में। हम लोग क्या देखे मैकेनिक्स में, क्या देखे कि अगर फोर्स का कंपोनेंट रहता है मोशन के डायरेक्शन में ए पैरेलल, तभी वर्क डन होगा। परपेंडिकुलर हो फोर्स मोशन के साथ तो उसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क डन नहीं होगा तो उसमें एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं होगा। तो यहाँ पर एफएम के द्वारा, एफएम बाय एफएम जो मैग्नेटिक वर्क डन होगा वो क्या होगा, एफएम के द्वारा जो मैग्नेटिक जो वर्क डन होगा W इज इक्वल टू क्या होगा, एफएम यहाँ से यहाँ तक सपोज वो जो डिस्प्लेसमेंट है इसका ये है S, ये 1 नंबर पोजीशन है इनिशियल पोजीशन, ये है 2 नंबर पोजीशन जो फाइनल पोजीशन। इस दोनों पोजीशन ये 1 से 2 तक उसका डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का S। तो एफएम S इंटू कॉस थीटा, थीटा यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। एफएम भी के साथ परपेंडिकुलर है तो कॉस 90 डिग्री, यानी कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल्स है 0। तो जब कोई वर्क डन ही नहीं है, इंटरेक्शन है ही नहीं, तो कैसे मैग्नेटिक फोर्स फील्ड के जो स्टोर्ड एनर्जी है वो भी पर ट्रांसफर होगा। तो इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स होता है तो वो चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क डन नहीं करते हैं और इसलिए कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम की जो डायरेक्शन है इसको कैसे चेंज कर रहे हैं। तो एनर्जी ट्रांसफर जो है ये क्लियर हुआ, इसके आगे देखेंगे मोमेंटम की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक स्पेशल केस लिया गया है जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इटसेल्फ परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल भी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें पार्टिकल की मोशन कैसे चेंज होगा, पार्टिकल के पाथ कैसे चेंज होगा और इसमें मोमेंटम कैसे ट्रांसफर हो रहा है इसको देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में यहाँ क्रॉस ये साइन बना हुआ है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B। क्रॉस साइन बना हुआ है मतलब ये जो प्लेन ऑफ द बोर्ड है इस प्लेन के साथ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है और बोर्ड के पीछे इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड, बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर और बोर्ड के अंदर जाएगा, बोर्ड के पीछे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स को लेते हैं बोर्ड के पीछे और ये जो बोर्ड है इसको हम लोग एज्यूम करते हैं XY प्लेन। तो यहाँ पर जैसे दिखाया गया है ये एक प्लेन है, ये प्लेन जो है ये बोर्ड का प्लेन है, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये Z एक्सिस है। अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, XY प्लेन यानी कि बोर्ड के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर और पीछे। तो ये XY प्लेन जो कि बोर्ड का प्लेन है और इसके साथ परपेंडिकुलर यानी कि Z एक्सिस और पीछे यानी कि -k डायरेक्शन, इस डायरेक्शन पर है मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। ओके, नाउ सपोज इस पोजीशन में +q चार्ज है जो कि कुछ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी में है। तो ये x एक्सिस मानते हैं इसको, x एक्सिस में वेलोसिटी वेक्टर है चार्ज पार्टिकल का x एक्सिस की डायरेक्शन में। तो यहाँ पर क्या होगा, ये है x एक्सिस की डायरेक्शन तो वेलोसिटी वेक्टर है x एक्सिस के डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन पर होगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, Fm वेक्टर इज इक्वल टू q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो v क्रॉस b x कैप क्रॉस -j कैप, k कैप सॉरी, x कैप
आई कैप क्रॉस माइनस के कैप, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एग्जिट के प्लेन के साथ परपेंडिकुलर होगा और एग्जिट के प्लेन के आगे बनेगा, सामने बनेगा, यानी कि प्लस वाई एक्सिस की तरफ। तो ये होगा प्लस वाई एक्सिस, ये होगा एफएम के डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ बनेगा? कुछ इस डायरेक्शन पे बनेगा मैग्नेटिक फोर्स प्लस एफएम, प्लस वाई के डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन पे होगा मैग्नेटिक फोर्स। तो ये चार्ज पार्टिकल जाना चाहते हैं एक्स एक्सिस में, इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फोर्स इसको लाना चाहते हैं इस डायरेक्शन में। तो दोनों का एज ए रिजल्ट क्या होगा? वो कुछ इस डायरेक्शन में थोड़ा सा बेंड हो जाएगा। ओके, तो सपोज जब वो इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसा होगा, कुछ इस डायरेक्शन में होगा इसका वेलोसिटी। तो इस पोजीशन को हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। फिर से ये जो है बोट का प्लेन है, यानी कि एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये है जेड एक्सिस। और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंजेस नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड स्टिल बोट के साथ परपेंडिकुलर और बोट के पीछे है। तो बोट के साथ परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस, और बोट के पीछे है यानी कि माइनस के कैप डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन पे होगा मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पर वेलोसिटी जो कि पहले एक्स डायरेक्शन में था वो इस पोजीशन में आते ही शिफ्ट हो गया थोड़ा ऊपर की तरफ। तो ये जो वेलोसिटी है तो थोड़ा इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बन गया। ओके, तो अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं। ये है v का डायरेक्शन, वेलोसिटी वेक्टर v। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है? Q v क्रॉस b। तो v से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे b के तरफ। तो v है किस प्लेन में? v है xy प्लेन में और b है z एक्सिस। तो f b के साथ परपेंडिकुलर, z एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर, यानी कि f किस प्लेन में होना चाहिए? इसी xy प्लेन में होना चाहिए। साथ ही साथ f v के साथ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी कि fm का पोजीशन डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा कि वो xy प्लेन में रहे और v के साथ परपेंडिकुलर बने। तो xy प्लेन में रहे और v के साथ परपेंडिकुलर, यानी कि कुछ इस पोजीशन में होगा fm। ओके, तो कुछ इस पोजीशन में होगा fm, कुछ ऐसे होगा, इस पोजीशन में होगा fm। तो इस पोजीशन में होगा fm। नाउ fm फिर से इसको इस डायरेक्शन में लाना चाहते हैं और ये पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल प्लस q इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है। दोनों का एज ए रिजल्ट क्या होगा? ये और थोड़ा सा भी इसके डायरेक्शन थोड़ा सा इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा ये और बेंड हो जाएगा। तो ऐसे करते करते एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है ये एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। चार्ज पार्टिकल एग्जीक्यूट्स सर्कुलर मोशन। अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर हो, वेलोसिटी XY प्लेन में है, वेलोसिटी इस बोट के प्लेन में है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड जेड एक्सिस में है, मैग्नेटिक फील्ड बोट के साथ परपेंडिकुलर है, तब क्या होता है? चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो कि चार, और ये मोशन देखिए मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में एक सर्कुलर मोशन होगा, एक सर्कुलर मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का, एक सर्कुलर मोशन होगा चार्ज पार्टिकल का। तो मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मूविंग चार्ज है और वो चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इस चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर प्लेन में घुमाएगा, सर्कुलर मोशन होगा। ये जाना चाहता था स्ट्रेट लाइन ऐसे सीधा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। ठीक है, तो पार्टिकल का एक सर्कुलर मोशन होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही देखे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स क्योंकि v के साथ परपेंडिकुलर होता है तो यहाँ पर कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा। अब यहाँ
यहाँ जो देखेंगे कि मोमेंटम ट्रांसफर या मोमेंटम चेंज कैसे हो रहा है। मोमेंटम क्या होता है, कोई भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है mv वेक्टर। तो ये जो सर्कुलर मोशन बन रहा है इसमें v का मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर नहीं है। एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। फोर्स जो है v के साथ परपेंडिकुलर है, v के डायरेक्शन में इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। कहीं पर भी देखिए, यहाँ पर भी फोर्स v के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी ये फोर्स v के साथ परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी फोर्स जो है v के साथ परपेंडिकुलर है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स का कभी कंपोनेंट होगा ही नहीं। तो कंपोनेंट नहीं होगा मतलब ये फोर्स वेलोसिटी में या चार्ज पार्टिकल में कोई वर्क ही नहीं करेगा। तो कोई वर्क नहीं करेगा तो एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, यानी कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो अनचेंज्ड रहेगा। मास में कोई चेंज नहीं, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी में इसका कोई चेंज नहीं होगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। तो वेलोसिटी के जो मैग्नीट्यूड है उसमें चेंज नहीं है, स्पीड में चेंज नहीं है, बट हर एक मोमेंट में वेलोसिटी के डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हर एक मोमेंट में वेलोसिटी के डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन चेंज होना मतलब p का भी डायरेक्शन चेंज होना। तो मोमेंटम वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए मोमेंटम चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये जो था कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है समझ में आया। और बट कैन नॉट ट्रांसफर एनर्जी। ओके, अच्छा, तो चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो ये चाहेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता तो सीधा वो इसी डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन इसका मोशन होता, बट ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक परपेंडिकुलर प्लेन में सर्कुलर मोशन रहेगा। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का होना जरूरी है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एग्जांपल देखिए, अर्थ के पास, अर्थ के चारों तरफ मून का जो रिवोल्यूशन है लगभग वो सर्कुलर मोशन अगर हम लोग माने उसको, तो इसके लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड कौन करता है, मून और अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही सप्लाई करते हैं ये सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर हम लोग एक थ्रेड में, एक धागे को एक प्रांत जो है, एक एंड अपनी उंगली में फंसाए और दूसरा एंड में स्टोन, पत्थर बांध के उसको अगर घुमाते हैं तो पत्थर का जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए भी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सप्लाई करता है, थ्रेड में जो तनाव है, धागा में जो तनाव बल है या जो टेंशन फोर्स है वो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है यानी कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो कोई और एक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, तो यहाँ पर वो काम कौन करता है, ये लोरेंज फोर्स। यहाँ जो Fm जो कि रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन पर काम कर रहा है, रेडियस के बराबर और केंद्र की ओर, ये क्या है, ये है मैग्नेटिक फोर्स, लोरेंज फोर्स। तो ये लोरेंज फोर्स ही काम करता है, यही लोरेंज फोर्स काम करता है सेंट्रीपिटल फोर्स की। ओके, तो लोरेंज फोर्स एक्ट्स एज ए सेंट्रीपिटल फोर्स एंड प्रोड्यूस सर्कुलर मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर घुमाने के लिए जो सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है वो सप्लाई करते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं लोरेंज फोर्स। ओके, तो अगर कोई भी एक पार्टिकल जिसका मास है m, जिसका वेलोसिटी है v, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ये है इसका सेंटर सर्कल का, ये है रेडियस, तो अगर कोई मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो जिसका मास है m,
वेलोसिटी है v, वेलोसिटी तो चेंज होगा, स्पीड है उसका v यूनिफॉर्म स्पीड, और ये o है सेंटर, r है रेडियस, ठीक है। तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो क्या होगा, mv² अपॉन r। तो यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं लोरेंज फोर्स Fm, लोरेंज फोर्स Fm। तो ये Fm की अगर हम लोग मैग्नीट्यूड देखें, Fm की मैग्नीट्यूड देखें लोरेंज फोर्स का, तो वो क्या होता है Q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। v और b क्या है, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, v बोर्ड के प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस्ड है यानी कि बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर है। तो v और b के कहीं पर भी हो, v हमेशा बोर्ड के प्लेन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर होगा, यानी कि एनी पोजीशन v और b के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। तो ये q v b साइन 90 डिग्री, यानी कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है लोरेंज फोर्स का वो है QVB। तो यही लोरेंज फोर्स जो है प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स FC, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द सर्कुलर मोशन। ओके, अच्छा नाउ ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है चार्ज पार्टिकल का, तो सर्कुलर मोशन में एक रेडियस होगा, सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा, टाइम पीरियड होगा, वो सब हम लोग अब फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, तो क्या देखें, इस सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स। तो Fm मैग्नेटिक फोर्स यही प्रोवाइड करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा, ये सेंटर है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है जिसका चार्ज है Q, मास है m, इसका स्पीड है v, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में है बोर्ड के साथ परपेंडिकुलर, ये है रेडियस r। तो यहाँ पर इसका जो रोटेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो इस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा जो कि Fm ये सप्लाई करेगा। तो यहाँ पर Fm क्या हुआ, QVB इज इक्वल टू FC यानी कि हाफ mv² अपॉन r। FC यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा mv² अपॉन r। मैग्नेटिक फोर्स है QVB, सेंट्रीपिटल फोर्स है mv² अपॉन r। तो ये हो गया। तो यहाँ से अगर हम लोग रेडियस निकाले, इस सर्कुलर मोशन की रेडियस निकाले, तो r क्या होगा, mv² अपॉन QVB। तो एक भी कटेगा ऊपर नीचे तो हो जाएगा mv बटे QB। तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ये क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या हुआ, mv बटे QB। ये हुआ रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, q क्या है, चार्ज ऑफ द चार्ज पार्टिकल, b क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा, इसके बाद हम लोग देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक्चुअल है क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा एक वेक्टर है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है पर यूनिट टाइम में कितना फेज एंगल एग्जीक्यूट करते हैं पार्टिकल रेडियन में। पर यूनिट टाइम में एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द फेज एंगल जो कि रेडियन में लिया गया है पर यूनिट टाइम। एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, तो सपोज वो इनिशियल पोजीशन था ये 1 और 1 सेकेंड बाद कुछ इस पोजीशन में गया, तो ये जो थीटा है जो कि डिग्री में हम लेते हैं, 1 सेकेंड में अगर इस पोजीशन में जाते हैं 1 सेकेंड में, तो ये थीटा जो कि डिग्री में लेते हैं वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं होगा।
एंगल लेना होगा, एंगल होगा यहाँ एक्चुअली फेज एंगल, जो कि रेडियन में लेते हैं। और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? अगर एक कंप्लीट साइकिल हो तो एंगल होता है फेज एंगल 2 पाई रेडियन, जो कि 360 डिग्री होता है। तो अगर 1 रेडियन ले 2 पाई रेडियन, तो अगर 1 रेडियन ले तो वो लगभग होता है 57.296 डिग्री। तो 45 डिग्री से कुछ ज्यादा इतना होता है 1 रेडियन। तो कितना 1 रेडियन वो एंगल या फेस एंगल एग्जीक्यूट करेगा वो पार्टिकल 1 सेकंड में, वही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। 1 सेकंड में जितना 1 सेकंड में एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में 1 सेकंड में जितना रेडियन वो जा रहा है, 1 सेकंड में कितना रेडियन फेज एंगल वो जा रहा है 1 सेकंड में, वो होगा उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा के लिए फॉर्मूला क्या है? भी जो कि लीनियर स्पीड है वो होता है ओमेगा आर। जो आर है वो है सर्कुलर, जो सर्कुलर पाथ की रेडियस। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा होगा भी बटे आर। अच्छा, भी आर की जगह क्या आ गया? एम भी अपॉन क्यू बी। तो एक भी कटेगा यानी कि रहेगा क्यू बी बटे एम। तो ओमेगा क्या आ गया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा कितना हो गया? क्यू बी अपॉन एम। तो ये हो गया सर्कुलर मोशन में एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो डिपेंड करते हैं चार्ज पार्टिकल के चार्ज, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और मास ऑफ द पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, यानी कि उतना तेजी से ये घूमेगा, ओमेगा हो इंक्रीज होगा। और एम अगर ज्यादा होगा तो पार्टिकल हेवी पार्टिकल हो जाएगा, तो वो स्लोली घूमेगा। ठीक है, उसका मोशन बहुत स्लो होगा। और Q और B ज्यादा होगा तो बहुत धीरे, बहुत तेजी से वो घूमेगा, यानी कि ओमेगा इंक्रीज होगा। ओके, अच्छा, अब देखते हैं फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। फ्रीक्वेंसी क्या है? सर्कुलर मोशन में यूनिट टाइम में जितने कंप्लीट साइकिल, जितने कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, जितने नंबर में, वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ कंप्लीट रिवोल्यूशन पर यूनिट टाइम। 1 सेकंड में अगर यहाँ से एक पार्टिकल 1 सेकंड में स्टार्ट किए और एक रिवोल्यूशन कंप्लीट किए 1 सेकंड में, तो उसका फ्रीक्वेंसी न्यू हो जाएगा 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, अगर ये पार्टिकल 1 सेकेंड में एक बार, दो बार इसका रिवोल्यूशन होता है 1 सेकेंड में, तो न्यू हो जाएगा 2 सेकेंड इनवर्स। तो 1 सेकेंड में जितना कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, कंप्लीट साइकिल, फुल साइकिल कंप्लीट होते हैं जितने नंबर में, वो होता है फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, किसी का फ्रीक्वेंसी, कोई पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, यानी कि 1 सेकेंड टाइम में नंबर ऑफ साइकिल्स कितना है? न्यू। तो 1 सेकेंड टाइम में फेज एंगल कितना होगा? 1 सेकेंड टाइम में एग्जीक्यूटेड फेज एंगल कितना होगा? एक साइकिल में फेज एंगल होता है कंप्लीट, अगर साइकिल हो तो इसमें फेज एंगल कितना होता है? 2 पाई। तो एक साइकिल में 2 पाई, तो न्यू साइकिल में फेज एंगल कितना होगा? 2 पाई इंटू न्यू। यही तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, यही तो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। फेज एंगल रेडियन में लिया जाता है जो यूनिट टाइम में, तो यही हो जाएगा ओमेगा। तो यही हो जाएगा ओमेगा। तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? न्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओके, अब ओमेगा क्या आया था? ओमेगा आया था क्यू बी बटे एम।
तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू 1/2 पाई क्यू बी अपॉन एम। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला। ये हो गया पर यूनिट सेकंड में इतने नंबर में साइकिल्स, फुल साइकिल या फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा बाय द पार्टिकल एक सेकंड में। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बाद देखते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल यहाँ से जाकर पूरा घूमकर इसी पोजीशन में आने के लिए जितना टाइम की जरूरत होता है वो है टाइम पीरियड। ओके, तो सपोज न्यू है इस पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू साइकिल कंप्लीट करते हैं एक सेकंड में, तो न्यू साइकिल्स, न्यू नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट होता है एक सेकंड में। तो एक साइकिल कंप्लीट होने में टाइम कितना लगेगा, 1/न्यू सेकंड। यही तो है टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन फुल साइकिल। यहाँ से स्टार्ट हुआ, घूमकर यही जगह वापस आए, इसमें कितना टाइम लगेगा, वही है टाइम पीरियड। तो यही है टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड टी क्या आ गया, 1/न्यू, यानी कि 1/न्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 पाई क्यू बी अपॉन एम। तो टाइम पीरियड टी आ गया, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। तो ये हो गया टाइम पीरियड की फॉर्मूला। ओके, तो चार्ज पार्टिकल जो कि मोशन में है और मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, तो उसमें एक सर्कुलर मोशन होगा जिसका रेडियस होता है mv/qb, जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड हम लोग देखें। तो यहाँ पर आज जो हम लोग सीखे वो है चार्ज पार्टिकल मोशन, मूविंग चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कैसा होगा, मोशन उसका कैसे चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा बट एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, और ये मोशन होता है सर्कुलर मोशन। अच्छा, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे हेलिकल मोशन। ठीक है, थैंक यू।